नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत 15 उपायों की घोषणा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत के लोगों को स्थानीय उत्पाद की खरीद के लिए प्रोत्साहित करना। राज्य सरकार ने स्वीकार किया, प्रवासी मजदूरों के कारण प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हो रही है अप्रत्याशित वृद्धि। अब तक 332 प्रवासी श्रमिकों में संक्रमण पाया गया और प्रदेश में अब तक 151 ट्रेनों के माध्यम से 1,97,000 से अधिक प्रवासी घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की इस पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ सारी दुनिया से अपने आप को अलग थलग करना नहीं है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 15 उपायों की घोषणा की, जिनमें से 6 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME से संबंधित हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में आमूल परिवर्तन किया गया है और उनमें निवेश तथा उनके वार्षिक कारोबार की सीमा भी बदल दी गई है। सेवा और विनिर्माण उद्यमों के अंतर को भी दूर कर दिया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली इकाइयां MSME के दायरे में आएंगी। वित्त मंत्री ने आर्थिक संकट में पड़ी MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा की, जिससे इन उद्यमों को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जा सकेंगे। इस तरह की ऋण सहायता 4 साल के लिए होगी और उद्यमी इसका फायदा 31 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। पहले साल मूलधन और ब्याज नहीं चुकाना होगा। इस फैसले से 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में MSME को ई-मार्केट से जोड़ने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छोटे उद्यमों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष निधि बनाई जाएगी। इसके अलावा आर्थिक विकास की संभावना वाले MSME को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के लिए कल्याण के भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि EPF 12% की बजाय 10% की दर से काटा जाएगा। 15,000 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों का EPF 3 और महीने के लिए सरकार अदा करेगी। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए आर्थिक पैकेज में 30,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा उनके लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने कोविड-19 की वजह से अधूरी पड़ी रेलवे, CPWD और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न जमा करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। विवाद से विश्वास योजना अंतर्गत अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है। कांति देवी राशन लेवे आयल बनी, सरकार के बड़े बड़े धन्यवाद बा। 5-5 किलो सरकार द्वारा राशन। सुनीता देवी है, न्यू एरिया के रहने वाली हूँ। 35 किलो मिल रहा था, फिर 35 किलो फ्री मिल रहा है, दोगुना मिल रहा है। मेरा नाम विकास कुमार है,
हम समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, धर्मपुर के। हमको जो 1 महीना का राशन मिला फ्री का, इसलिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम जितेंद्र पासवान है, घर रघुनाथपुर, जिला पूर्वी चंपारण। लॉकडाउन के चलते हम लोग का काम धंधा बंद चल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री राशन हम लोग को फ्री में दे रहे हैं। हम लोग इसके लिए बहुत खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। पूर्णबंदी में स्थगित रेल सेवा चरणबद्ध रूप से फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद आज दूसरे दिन 9 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से पटना और अन्य शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। कल 8 रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया था। एक रिपोर्ट। इन विशेष ट्रेनों में केवल वातानुकूलित सुविधा वाली श्रेणियां उपलब्ध हैं। ये सेवाएं श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों की जांच की जा रही है और कंफर्म टिकट के साथ केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में सफर की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। फेस मास्क का उपयोग यात्रियों के लिए जरूरी है। साथ ही उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल करना होगा। वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों को कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक 151 ट्रेन के माध्यम से 1,97,000 से अधिक प्रवासी बिहार लौटे हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि आज 25 ट्रेन से 34,629 लोग राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचे। श्री कुमार ने कहा कि कल देश के विभिन्न हिस्सों से 34 ट्रेन बिहार पहुंचेगी, जिससे 50,910 यात्री आएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 267 और रेलगाड़ियों के परिचालन का फैसला किया गया है। इससे 4,27,000 से अधिक प्रवासी लोगों को लाने की योजना है। श्री कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य रेल सेवा से यात्रा करने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटीन की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि सफर से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और गंतव्य पर भी उनकी पूरी जांच होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने के कारण कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब तक 332 प्रवासी श्रमिकों को कोविड-19 संक्रमित पाया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 277 ऐसे हैं जो 3 मई के बाद बिहार लौटे हैं। श्री कुमार ने बताया कि इनमें से दिल्ली और गुजरात से लौटे 78 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र से लौटे 57, पश्चिम बंगाल से लौटे 20 और हरियाणा से लौटे 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर आज 53 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 932 हो गई है। आज जो नए मामले सामने आए हैं उसमें नवादा से 9, भोजपुर से 7, भागलपुर से 6, पटना, बांका और सिवान से 4-4, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय और रोहतास से 3-3, गोपालगंज से 2 और कैमूर तथा मधुबनी के 1-1 मामले हैं। पटना में एक 20 दिन के बच्चे को भी संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले जहां 56 नमूनों में से एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, वहीं अब 45 नमूनों में एक संक्रमित मिल रहा है। इधर मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार में भी कमी आई है। स्वस्थ होने की दर 46% पर आ गई है। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 386 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से आज एक महिला मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। आज जिस मरीज की मौत हुई उनका पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था। श्री कुमार ने बताया कि पटना की रहने वाली महिला कैंसर और हेपेटाइटिस से ग्रसित थीं और पिछले 8 मई को अस्पताल में भर्ती हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय अस्पताल है। एक है कोविड कॉर्नर केयर और वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनके पास माइनर सिम्टम्स हो, यदि उन्हें थोड़ी बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता होगी तो हम उसको अपने जिला के अस्पतालों में उस स्तर पर हम लोगों ने कोविड हेल्थ केयर कॉर्नर बनाया है। और यदि सीरियसली आवश्यकता हो उन्हें तो वैसे उनके लिए हम लोगों ने अपने 3 मेडिकल कॉलेजेस जो गया में है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, तीनों को हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी हमारे पास आए।
प्रधान सचिव ने कहा कि 13 जिलों में कोविड-19 की जांच की सुविधा जल्द शुरू होगी। गया, नालंदा, भागलपुर, बेतिया और मधेपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ-साथ रोहतास, बक्सर, मुंगेर, सीवान, मोतिहारी, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी स्थित जिला अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की 25 और मशीनें आ रही हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव का पता लगाने के लिए रैंडम जांच की प्रक्रिया शुरू की है। इस सिलसिले में आज नवादा, वैशाली और मुंगेर समेत रेड जोन वाले अन्य जिलों में चौक चौराहों पर दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और अन्य लोगों के सैंपल एकत्र किए गए। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 3,525 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 74,281 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 24,386 लोग ठीक हो चुके हैं और अब लगभग हर तीसरा व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। कल 122 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 2,415 हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों, विशेष रूप से हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले लोगों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और कोविड-19 की संक्रमण श्रृंखला तोड़ने की सलाह दी है। ये जो लॉकडाउन है इसको हम पूरी तरह सक्सेसफुल करें। कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोच के कि ये हमें असर नहीं करेगा, हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं। फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है। ये एक जंग है दोस्तों और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ। गवर्नमेंट चाहती क्या है आपसे? सफाई, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें, 4-5 लोग मिलकर पार्टियां ना करें, सिर्फ इतनी सी बात। गया एयरपोर्ट से आज 129 पर्यटकों को विशेष विमान से थाईलैंड रवाना किया गया। हवाई अड्डा निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इनमें से 124 थाईलैंड के और 5 लाओ पीडीआर के नागरिक शामिल थे। प्रदेश में अभी 4,163 क्वारंटीन सेंटर काम कर रहे हैं। इनमें 2 लाख से अधिक लोगों को रखा गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि केंद्र पर भोजन के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाने की अपील की है। इसी के तहत गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का निर्णय लिया है। मंत्रालय का यह फैसला आगामी 1 जून से देश के सभी सीएपीएफ कैंटीन पर लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में अब तक 2059 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2011 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 68,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं लगभग 15 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत 15 उपायों की घोषणा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत के लोगों को स्थानीय उत्पाद की खरीद के लिए प्रोत्साहित करना। राज्य सरकार ने स्वीकार किया, प्रवासी मजदूरों के कारण प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हो रही है अप्रत्याशित वृद्धि। अब तक 332 प्रवासी श्रमिकों में संक्रमण पाया गया। और प्रदेश में अब तक 151 ट्रेनों के माध्यम से 1,97,000 से अधिक प्रवासी घर लौटे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।